हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ के बारे में। इस्चेमिक जो हार्ट डिजीज़ है, इसका मतलब हम ऐसा समझें कि टिश्यूज़ में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऐसी बीमारी को हम इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ बोलते हैं। और जो ऑक्सीजन की कमी होने वाली है, वो कार्डियक टिश्यूज़ या हार्ट के टिश्यूज़ में हुई, तो हम उनको बोलेंगे इस्चेमिक हार्ट डिजीज़। ठीक है। जो इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ है, इसी का हम दूसरा नाम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। अब एंजाइना जो शब्द है, ये शब्द एंगर से बना हुआ है। और जो एंगर्स है, इसका मतलब होता है स्ट्रैंगुलेशन। ठीक है। एंजाइना वर्ड है वो एंगर्स शब्द से बना है, और जो एंगर शब्द है उसका मतलब होता है स्ट्रैंगुलेशन। और जो पेक्टोरिस जो वर्ड है, इसका मतलब होता है पेक्टस। और पेक्टस जो मसल्स है वो चेस्ट में पाई जाती है। तो एक ऐसी कंडीशन होने वाली है जो रिवर्सिबल इस्चेमिक हार्ट डिजीज है, ट्रांसिएंट सिनेरियो बेस पे चलती है ना। और इसमें अपने को चेस्ट पेन देखने को मिलता है। जो चेस्ट पेन है वो रिजल्ट होता है इस्चेमिया हुआ मायोकार्डियम में। अब ये इस्चेमिया मायोकार्डियम में क्यों हुआ है ना, इसके कुछ सिग्निफिकेंट हैं क्लिनिकली। हम लोग देखें कि जो एंजाइना पेक्टोरिस है, ये रिवर्सिबल इस्चेमिक हार्ट डिजीज है। रिवर्सिबल का ऐसा समझें कि ब्लड की सप्लाई कुछ टाइम के लिए अबलुप्ट क्या हो गई है, पार्शियली डिस्टर्ब हुई है। तो पार्शियली जब ब्लड की सप्लाई डिस्टर्ब हुई है, तो कुछ टाइम के बाद में जब ब्लड की सप्लाई नॉर्मल हो जाएगी तो दर्द खत्म हो जाएगा, है ना। एंजाइना पेक्टोरिस जो वर्ड है उसका मतलब हम ये समझें कि एक ऐसी बीमारी जिसमें चेस्ट में शार्प पेन होता है। ठीक है। लेकिन ये बीमारी कैसी है, ये इस्चेमिक बीमारी है। इसमें टिश्यूज़ का डिस्ट्रक्शन नहीं होता, केवल ऑक्सीजन की कमी होती है, और इसकी वजह से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और वो जो लैक्टिक एसिड है वो नर्व जो एंडिंग्स हैं उनमें इरिटेशन पैदा करता है। और ये जो नर्व एंडिंग की जो इरिटेशंस हैं, इसकी वजह से मायोकार्डियल की जो टिश्यूज़ हैं उनमें पेन होने लगता है। और जो पेन होने लगता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। चेस्ट पेन इज एंजाइना पेक्टोरिस ड्यू टू इस्चेमिक कंडीशंस इन मायोकार्डियल टिश्यूज। ये एक टेम्पोररी क्रिएशन होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन का क्रिएशन होता है। ये एक वार्निंग साइन बोल सकते हैं हम इसको, एक अलार्मिंग साइन बोल सकते हैं हम इसको, है ना। क्लिनिकली जो सिग्निफिकेंट है, इसमें मायोकार्डियम जो है वो अफेक्टेड होती है। और मायोकार्डियम अफेक्टेड कैसे होती है कि वहाँ पे ब्लड की सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाएंगे। और जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मात्रा में जब नहीं मिलते हैं, तो क्या होता है कि जो अनारोबिक रेस्पिरेशन या अनारोबिक जो मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है सेल्स के अंदर, वो स्टार्ट होगी, पेन जैसा कुछ अपने को देखने को मिलेगा, है ना। अब एक बात हम देखते हैं कि इसका कारण क्या हो सकता है। कारण के पीछे सबसे मोस्ट कॉमन जो कारण है, इसका कोज जो है इसके, उसमें हम देखेंगे कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब हमने समझ लिया था कि प्लेटलेट, लिपिड और फैट अगर इंटीमा लेयर में क्या होते हैं, डिपॉजिट होते हैं, है ना, ब्लड वेसल्स में, तो क्या होता है कि वहाँ पे अब्रुप्ट या फिर पार्शियल या कंप्लीट सीजेशन होने लगता है किसका, ब्लड की सप्लाई का। दूसरा है कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। अगर कोरोनरी आर्टरी में कोई भी थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाता है। तीसरा है कोरोनरी एम्बोलिज्म, किसी भी प्रकार के एयर का या फैट का जो पार्टिकल्स है
वो कोरोनरी आर्टरी में डायरेक्टली इंसर्ट हो जाए तो हम उसको बोलते हैं कोरोनरी एम्बोलिज्म। नेक्स्ट है कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। अगर कोरोनरी आर्टरी में ही स्पाज्म हो गया तो ब्लड की सप्लाई अफेक्ट होने वाली है, ऐसा हम देख रहे हैं। ये एक्स्ट्रा ल्यूमिनार होते हैं। अब कुछ मिसेलेनियस होते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें शोक। शोक का मतलब क्या हो गया कि फेल्योर ऑफ कार्डियक फंक्शंस, है ना, कि ब्लड की जो सप्लाई है वो क्या हो जाए, फेल्ड हो जाए। एक कारण हो सकता है हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर ही कम है। एक कारण हो सकता है सीवियर एनीमिया, कि आरबीसीज ही नहीं है, इसकी वजह से ऑक्सीजन को कौन बाइंड करेगा, हीमोग्लोबिन ही नहीं है तो ऑक्सीजन को कौन कैरी करेगा। एरोटिक स्टेनोसिस, अरोटा ही सिकुड़ गया है, उसमें ब्लड ही नहीं जा पा रहा है, तो सप्लाई कैसे होगी। हाइपरट्रोफी इन कार्डियोमायोपैथी, तो क्या होने वाला है कि कार्डियक स्ट्रक्चर्स खुद ही एनलार्जमेंट हो जाए और उनकी जो डिमांड है वो बढ़ जाए, मसल साइज में बढ़ जाए तो डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन सप्लाई तो उतनी रहने वाली है। तो ये कुछ कंडीशंस थे मिसेलेनियस में। शोक हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, सीवियर एनीमिया हो सकता है, एरोटिक स्टेनोसिस हो सकता है, हाइपरट्रोफी हो सकता है, कार्डियोमायोपैथी हो सकता है, डिमांड और सप्लाई मिसमैच हो गई है। ठीक है, तो कोज हमने देखा, रिस्क हमने देखा, प्रेसिपिटार हमने देखा, तो क्या हो गया, मायोकार्डियल में सप्लाई क्या हो गई, अब्रूप्ट चेंज हो गई है, डिक्रीज हो गई है, ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज हो गई है। तो सप्लाई डिक्रीज और ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज, मतलब सप्लाई और डिमांड में मिसमैच हो गया, डिसप्रोपोर्शन हमें देखने को मिल रहा है। ये कंडीशन इस्चेमिया है, और ये इस्चेमिया की वजह से पेशेंट को चेस्ट में पेन हो रहा है। बात समझिए कि कोरोनरी आर्टरी में इस्चेमिया की कंडीशन हुई है। अब इसके कुछ हमने देखा कोज क्या क्या हो सकते हैं वो हमने देखा। कुछ रिस्क फैक्टर्स इसमें हो सकते हैं, है ना। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं कि ओबेसिटी इसका एक रिस्क फैक्टर हो सकता है, हैबिट इसका एक रिस्क फैक्टर हो सकता है, हाइपरटेंशन इसका रिस्क फैक्टर हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है, हाइपर होमोसिस्टेनीमिया इसका एक रिस्क फैक्टर हो सकता है, पर्सनैलिटी इसका एक रिस्क फैक्टर हो सकता है ना। ये तो थे रिस्क फैक्टर्स। अब है प्रिसिपिटेटर्स। जो प्रिसिपिटेटर्स जो है उसका मतलब ये है कि उस कंडीशन को जनरेट करने के बाद में जो कंडीशन, इससे में कंडीशन डेवलप होते हैं उसको बोलते हैं प्रिसिपिटेटर्स। जैसे कोई पेशेंट है और वो फिजिकल एक्सर्शन कर लेता है ना, तो होता क्या है कि फैक्टर्स हुआ प्रिसिपिटेटर जो है उसमें अगर एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन में क्या है, पर्सन है एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन में है, अनहेल्दी है लेकिन सिम्प्टोमेटिक नहीं है, तो क्या है कि वो क्या करता है कि फिजिकल एक्सर्शन करता है ना, कुछ देर खेत में काम कर जाता है। खेत में काम करेगा तो क्या होगा, हार्ट की ब्लड सप्लाई क्या होने वाली है, उतनी है जितनी हो रही थी। अब जब हार्ट काम करेगा, फिजिकल एक्सर्शन होगा, तो मायोकार्डियम की जो टिश्यूज की जो ऑक्सीजन डिमांड है वो इंक्रीज होने वाली है, लेकिन जो सप्लाई है वो डिक्रीज होने वाली है। ठीक है, दूसरी प्रेसिपिटेटर क्या हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस जो है, बीपी इंक्रीज होने वाली है, ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज होने वाली है स्ट्रेस में। तीसरा है हैवी मील कंजप्शन, ओवरडोज ले रहा है भाई, एक रोटी की भूख है 5 रोटी खा रहा है, तो क्या होने वाला है इसमें होने वाला है कि जीआई की जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगी, है ना, और बाकी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लड की सप्लाई इंक्रीज हो गई, बाकी कार्डियक जो सप्लाई हो थोड़ी अफेक्ट हो गई, डिक्रीज हो गई है। नेक्स्ट है एक्सट्रीम टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हुआ,
तो क्या होगा उससे, वेजोकॉन्स्ट्रक्शन। ठीक है, वेजोकॉन्स्ट्रक्शन हुआ तो क्या हुआ, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ, ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हुई। तो हम जैसे पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं ना, इसके क्या हम देखने को मिलता है हमें कि सबसे पहले कोज, रिस्क फैक्टर या प्रिसिपिटेटार्स, ऐसे कुछ देखने को हमें मिला। पैथोफिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं हम, तो पैथोफिजियोलॉजी में हमें क्या देखने को मिलेगा कि कोज हो गया, रिस्क फैक्टर हो गई, और प्रिसिपिटेटार्स जो हो गए वो प्रेजेंट हैं किसी भी पर्सन में। तो क्या होने वाला है कि मायोकार्डियल जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगी, और मायोकार्डियल ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये क्या लीड करेगी, ये लीड करेगी इस्केमिया, किसमें, मायोकार्डियल टिश्यूज में। अब ये जो इस्केमिया है, इस्केमिया की वजह से क्या होने वाला है, चेस्ट में क्या होने वाला है, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होने वाला है मायोकार्डियल सेल्स में। ये जो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म है, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म की वजह से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और ये जो लैक्टिक एसिड हैं ये क्या करती हैं कि जो नर्व की जो एंडिंग्स होती हैं उनको इरिटेट करेगी, इरिटेट करेगी तो चेस्ट में पेन होगा, और चेस्ट में पेन होगा तो इसी को हम एंजाइना पेक्टोरिस बोल रहे हैं ना। पैथोफिजियोलॉजी में हमने देखा कि किसी भी पेशेंट में रिस्क फैक्टर, प्रिसिपिटर और कोज हमारे सामने हैं। क्या हुआ, मायोकार्डियल जो सप्लाई थी वो डिक्रीज हुई, मायोकार्डियल जो डिमांड थी ऑक्सीजन की वो इंक्रीज हुई, मायोकार्डियम में इस्केमिया हुआ, एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म हुआ, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। और लैक्टिक एसिड का जो फॉर्मेशन है वो क्या करेगा, नर्व एंडिंग को इरिटेट करेगा, पेन कोज करेगा मायोकार्डियम में, और ये मायोकार्डियल का जो पेन है इसी को हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। अब कुछ टाइप्स होते हैं एंजाइना पेक्टोरिस के। देखो एंजाइना पेक्टोरिस बेसिकली कौन कौन से टाइप का होता है। पहला होता है स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस। इसको हम कैसे समझेंगे कि देखो चेस्ट में पेन हुआ किसी भी कारण से, है ना, और हमने क्या किया कि पेशेंट को रेस्ट करवा दिया, और रेस्ट के अलावा हमने पेशेंट को क्या दे दिया, जो नाइट्रोग्लिसरीन है वो दे दिया, और पेशेंट क्या हो गया, ठीक हो गया। ठीक है, पेशेंट था जिसने काम किया, और काम करने के बाद में चेस्ट में पेन हुआ, हमने क्या किया, रेस्ट करवा दिया, और रेस्ट करवाने के बाद में पेशेंट को क्या दे दिया, रेस्ट के साथ साथ में हमने पेशेंट को नाइट्रोग्लिसरीन दे दिया, और पेशेंट ठीक हो गया। ये स्टेबल एंजाइना कहलाता है। दूसरा होता है कि चेस्ट में पेन हुआ इस्केमिक कंडीशन के कारण, ये क्लिनिकल स्टेबल नहीं था, सीवियर था, है ना, नाइट्रोग्लिसरीन काम नहीं कर रही थी, एसटी सेगमेंट जो है वो डिप्रेशन में था, है ना, और कॉम्प्लिकेशन मोर देन सीवियर हो जाए 5 मिनट के बाद में, और ठीक नहीं हुआ, तो ये क्या कहलाता है, अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस। रेस्ट भी कर दिया, पेशेंट को दे दिया हमने, और पेशेंट को हमने एंटीजी भी दे दी, और वो भी क्या हुआ, अफेक्टेड नहीं हो रहा है। और हमने जब देखा तो उस पेशेंट में एसटी जो सेगमेंट है वो क्या रहे, डिप्रेसिव रहे। तीसरा जो हमारे सामने है वो है प्रिंज मेटल एंजाइना पेक्टोरिस। जो प्रिंज मेटल जो एंजाइना पेक्टोरिस होता है ये वेजोस्पाज्म के कारण होता है। वेसल्स में स्पाज्म की जो कंडीशन हुई ना, उस कंडीशन के कारण हमें देखने को मिला प्रिंज मेटल। जो प्रिंज मेटल एंजाइना पेक्टोरिस है इसमें वेसल्स की स्पाज्म हुआ। अगर ईसीजी हम लोग देखेंगे तो इसमें ईसीजी का क्या देखने को मिलेगा, एसटी जो सेगमेंट है वो एलिवेट देखने को मिलेगा। ट्रोपोनिन जो है टी वो हमें नेगेटिव मिलेगा। जो ट्रांसम्यूरल इस्केमिया है एंटायर विड्थ में मायोकार्डियल को अफेक्ट करता है। ये पूरी की पूरी जो मायोकार्डियम है उसको क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। और ये किसके कारण हो सकता है, ये होता है भाई स्मोकिंग, बीड़ीबाज लोगों में, स्ट्रेस के कारण। एम्फेटामाइन क्या करती है, वेजोस्पाज्म करती है। एम्फेटामाइन एक मेडिसिन होती है ना, जो ब्रेन को एक्टिवेट करने में काम आती है। तो ये क्या करती है, एम्फेटामाइन जो है वेजोस्पाज्म करती है, इंक्रीज करती है ब्लड प्रेशर को। या फिर वो लोग जिनने कोकीन का सेवन किया है, किसका सेवन किया है, कोकीन का सेवन किया है। तो इस प्रकार की जो मेडिसिन होती है उस मेडिसिन के कारण से क्या हुआ, वेजोस्पाज्म हुआ, और वेजोस्पाज्म की वजह से क्या हुआ, पूरी एंटायर जो मायोकार्डियम है उसमें पेन फील होगा। जो एसटी सेगमेंट है वो एलिवेटेड नजर आएगी,
अब इसमें कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि कौन सी मेडिसिन देनी है। इसमें हमें जो मेडिसिन देनी है वो पहली तो देनी है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, है ना। पहली मेडिसिन जो है वो देनी है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है इसकी। और जो नाइट्रोग्लिसरीन है वो देनी है हमें। लेकिन एक मेडिसिन है जो हमें इसमें क्या करनी है, अवॉइड करनी है, उसको हम बोलते हैं बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स, है ना। क्योंकि ये बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स जो है वो खुद क्या करती है, वैजोस्पाज्म करती है। तो प्रिंज मेटल जो एंजाइना पेक्टोरिस था उसमें हमने देखा कि बीटा एड्रिनर्जिक जो ब्लॉकर्स थी, ठीक है, वो मेडिसिन हमें क्या करनी है, अवॉइड करनी है, क्योंकि ये खुद वैजोस्पाज्म करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा जो पॉइंट है वो देख रहे हैं हम लोग, इंट्रैक्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस। जो इंट्रैक्टेबल जो एंजाइना पेक्टोरिस जो है वो क्या करता है कि जो क्रोनिक लॉन्ग ड्यूरेशन का जो एंजाइना पेक्टोरिस होता है, क्रोनिक होता है ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलता है। इसके जो मेजर्स हैं, हमने जो मेडिसिन दी इसके ऊपर अनरेस्पॉन्सिव होती है ट्रीटमेंट है, जो ट्रीटमेंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और पेशेंट जो है वो इनकैपेसिटेटिव हो जाता है, मतलब पेशेंट मरने के लिए तैयार हो जाता है, ऐसा महसूस करता है कि अब मरने वाला है ना। तो ये क्या कहलाता है, इंट्रैक्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस। इंट्रैक्टेबल जो एंजाइना पेक्टोरिस है, क्रोनिक हुआ, लॉन्ग ड्यूरेशन हुआ, मेजर्स या मेडिकल मैनेजमेंट जो है वो अफेक्टिव नहीं होगा, पेशेंट इनकैपेसिटेटिव होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। अब अगला हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट जो है नॉक्चुरल एंजाइना पेक्टोरिस। नॉक्चुरल जो एंजाइना पेक्टोरिस है ना, उसमें हम क्या देखेंगे कि नाइट के टाइम एट द मिडनाइट पेशेंट को क्या होने वाला है, क्रोनिक, या बात करें कि पेन होने वाला है किसमें, चेस्ट में। अब इसमें क्या होता है कि नाइट के टाइम पेशेंट में ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होने के कारण नॉक्चुरल जो है वो एंजाइना पेक्टोरिस हमें देखने को मिलता है। पांचवा है साइलेंट एंजाइना पेक्टोरिस। जो पर्सन एल्डर्स हो सकते हैं, या तो क्या हो सकते हैं, एल्डर्स हो सकते हैं, या डायबिटिक पेशेंट हो सकते हैं, या न्यूरोपैथी के पेशेंट हो सकते हैं। उनमें क्या होता है, चेस्ट पेन तो नहीं होता है, लेकिन बिना चेस्ट पेन हुए ही पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन देखने को मिलता है। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग देख रहे थे कि साइलेंट जो है उसमें ये चीजें देखने को नहीं मिलती है, चेस्ट पेन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अब कुछ साइन सिम्टम्स होते हैं कि एंजाइना पेक्टोरिस में क्या क्या साइन सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो पहला जो है वो चेस्ट पेन होता है। अगर किसी पेशेंट में चेस्ट पेन हो रहा है तो ये जो चेस्ट पेन है ये क्लासिकल फाइंडिंग होती है कि जो चेस्ट पेन है, ये चेस्ट पेन जो है ये क्लासिकल फाइंडिंग होती है किसमें, एंजाइना पेक्टोरिस में। अब इस चेस्ट पेन के बारे में भी कुछ थोड़ा सा हम लोग देख लें कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्वालिटी, जो भी चीज़ें होती हैं इसकी। सबसे पहले हम देखें कि ऑनसेट जो है ये ऑनसेट एक्यूट हो सकता है, क्रोनिक हो सकता है, या सडन या स्लो। ऑनसेट का मतलब होता है स्टार्ट होना, है ना। जो पेन है ये कैसे हो सकता है, एक्यूट हो सकता है, क्रोनिक हो सकता है, सडन हो सकता है और स्लो हो सकता है। सीवियरिटी दूसरा कंडीशन है इसका। सीवियरिटी का मतलब होता है माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, या सीवियर हो सकता है। नेक्स्ट है लोकेशन। देखो लोकेशन की बात करें ना तो लोकेशन ये होता है मीडिया स्टर्नम में। मीडिया स्टर्नम का मतलब मध्य जो स्टर्नम होती है यहाँ के आसपास, सब स्टर्नम में हो सकता है या रेट्रो स्टर्नम हो सकता है ना। नेक्स्ट है कि क्वालिटी कैसी होगी, हैवीनेस कैसा होगा इसमें। स्क्वीजिंग पेन होता है, बर्निंग पेन होता है, चोकिंग का मतलब होता है बंद होना, सांस बंद हो जाना, ऐसा पेन हो सकता है। क्रशिंग पेन हो सकता है, जैसे किसी चीज को हम लोग क्या रगड़ दे रहे हो, क्रशिंग। स्ट्रेंगुलर पेन हो सकता है ना। ऐसा ही पेन हो सकता है किसी भी पेशेंट में जिसको क्या हो रहा है, एंजाइना पेक्टोरिस। क्वालिटी थी पेन की। रेडिएशन कैसे कैसे हो सकता है इस पेन का, सबसे पहले चेस्ट में फील होने वाला है। चेस्ट से ये पेन नेक के रीजन में जाएगा, नेक से ये लोअर जा जो है, जो नीचे का जबड़ा है वहाँ तक पेन जाएगा, फिर बैक में पीठ पर पेन जाएगा, फिर लेफ्ट शोल्डर में पेन जाएगा,
फिर आर्म में पेन जाएगा, भुजा में, और फिर फोर आर्म में, और उसके बाद में रिंग जो फिंगर है हमारी, है ना, वहां तक इसका क्या होता है, रेडिएशन हो सकता है। ड्यूरेशन की लेस देन 5 मिनट हो सकता है इसका। और रिलेशन ऑफ पेन विद रेस्पिरेशन, अगर हम लोग सांस लेने और छोड़ने के दौरान इस पेन का रिलेशन देखें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ना ही तो सांस लेते टाइम बढ़ता है, ना ही सांस लेते टाइम कम होता है। अब ये जो पेन है रिलीव कैसे होने वाला है, रिलीव होने वाला है ये पेन जब पेशेंट रेस्ट करेगा, ऑक्सीजन लेगा और नाइट्रोग्लिसरीन या नाइट्रेट जो है वो लेगा। ठीक है, पहला साइन था पेन का, चेस्ट पेन का। दूसरा साइन जो है, अब इस चेस्ट पेन में भी हम एक चीज देखते हैं, लेवाइन साइन। लेवाइन साइन क्या होता है कि बीटिंग चेस्ट विद फिस्ट। ऐसा समझो, ये मेरी मुट्ठी है ना, मुट्ठी लेके और कोई आदमी लेफ्ट साइड में क्या कर रहा है, बीट कर रहा है, ऐसा मार रहा है, और ये जो मार रहा है ना, जहां पे दर्द हो रहा है वहां मार रहा है, इस साइन को हम लेवाइन साइन बोलते हैं। और एंजाइना पेक्टोरिस में जो लेवाइन साइन होता है, यह भी एक क्लासिकल फाइंडिंग होती है, किसमें, क्लासिकल एंजाइना में। दूसरा जो सिम्टम्स, साइन सिम्टम्स जो है उसको हम देखेंगे तो टेकीकार्डिया में देखने को मिलता है। टेकीकार्डिया क्यों, क्योंकि टेकीकार्डिया होगा कंपनसेटरी मैकेनिज्म के थ्रू। तीसरा हमें देखने को मिलेगा हाइपरटेंशन। चौथा जो साइन है वो है टेकीपनिया, लंबी लंबी जल्दी जल्दी सांस लेगा पेशेंट। नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा पल्पिटेशंस, धड़कन जो है वो तेज होगी। डाइफोरेसिस, एक्सेसिव स्वेटिंग्स हमें देखने को मिलेगी पेशेंट में, और इसका कारण होगा एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन। नेक्स्ट हमें को देखने को मिल सकता है एफर्टफुल रेस्पिरेशन या डिस्निया, है ना, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी हमें देखने को मिल सकता है। और क्या देखने को मिलेगा, डिजीनेस पेशेंट को हो सकता है, लाइट हेडेडनेस पेशेंट को हो सकता है, फेंटिंग, चकरा चकरी पेशेंट को हो सकती हैं, डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस पेशेंट को हो सकता है, नोजिया और वोमिटिंग हो सकता है, फटीगनेस हो सकता है ना। इसके साइन सिम्टम्स में हमें फटीगनेस भी दिखाई दे सकता है, वीकनेस भी दिखाई दे सकता है, पेशेंट एंजियस भी फील कर सकता है ना, चिंता चिंता वाला पेशेंट हमें दिखाई दे सकता है। ये चीजें अपने को देख सकते हैं। अब बात करें भाई लोगों डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है क्यों किया जाता है, पहले तो हमें समझना ही है। किसी भी डिजीज कंडीशन के कोज को, कंडीशंस को और कॉम्प्लिकेशंस को असेस करने के लिए हमें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन किया जाता है। जो कोज, कंडीशन और जो कॉम्प्लिकेशंस को जो हम असेस कर रहे थे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में, इसमें क्या होता है कि हम देखेंगे कि पेशेंट की जो रिस्क फैक्टर्स है उनको हम असेस करेंगे, है ना। हम पेशेंट के हिस्ट्री जो है उसको कलेक्ट करेंगे, सिस्टमेटिक जो फिजिकल जो एग्जामिनेशन है उसको देखेंगे, है ना। अब जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें क्या क्या चीज़ों को देखेंगे, हम स्ट्रेस को देख सकते हैं, पर्सनैलिटी को देख सकते हैं, बीपी को देख सकते हैं, डाइट को देख सकते हैं, हैबिट को देख सकते हैं, और डायबिटीज मेलाइटिस जो कोई कंडीशन है उसको देख सकते हैं। ये तो हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन है ना, और रिस्क फैक्टर्स का असेसमेंट हो गया। अब कुछ क्या है कि जो लेबोरेटरी जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं उनमें होता है पहला ईसीजी। अब जो ईसीजी है इसमें क्या देखेंगे कि अगर इस्चेमिया है तो पेशेंट को जो एसटी जो सेगमेंट है ना, उसमें क्या देखने को मिलेगा, हमें डिप्रेशन देखने को मिलेगा मोर देन 1 mm, है ना। और जो टी वेव है उसमें हमें इन्वर्जन देखने को मिलता है। ये जो सिग्निफिकेंट जो 1 से 2 लीड्स में हमें ये चीज देखने को मिल सकती है ईसीजी में। और कौन से सेगमेंट में, एसटी सेगमेंट में हमें डिप्रेशन देखने को मिलेगा, और टी वेव में हमें इन्वर्जन देखने को मिलेगा, और ये मोर देन 1 mm होगा। और ये भी हो सकता है कि 1 से ज्यादा लीड्स में हमें दिखाई दे, सिग्निफिकेंटली हम बात कर रहे हैं, है ना। ठीक है, अब दूसरा होता है स्ट्रेस टेस्ट। अब स्ट्रेस टेस्ट में हम सबसे पहले यूज करते हैं ट्रेडमिल टेस्ट की। देखो ट्रेडमिल टेस्ट का मतलब हम ये समझते हैं कि जैसा जिम में जाते हैं तो एक वार्म अप करने के लिए एक मशीन होती है जिस पे दौड़ते हैं,
है ना। तो उससे क्या होगा, उससे जब पेशेंट थोड़ी देर के लिए दौड़ेगा तो जो कार्डियक जो मसल्स हैं, है ना, तो उसमें मायोकार्डियक में ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, सप्लाई डिक्रीज होगी, है ना। एक्जर्शन करेगा तो सप्लाई और डिमांड मिसमैच हुई, और जो सप्लाई और डिमांड जो मिसमैच हुई है ना, उस पेशेंट की उस कंडीशन में जो डिस्प्रोपोर्शन कंडीशन हुआ है उसमें हमें एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन दिखाई देगा, और मोर देन 1 mm दिखाई देगा, और मोर देन 2 लीड्स में दिखाई देगा हमें। तो हम क्या समझेंगे कि जो ट्रेडमिल जो टेस्ट है वो हमारा पॉजिटिव है, राइट। नेक्स्ट है इकोकार्डियोग्राफी, है ना। स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी करेंगे हम ट्रेडमिल के बाद में। अगला हम लोग जो टेस्ट करेंगे वो हम लोग का टेस्ट करेंगे मायोकार्डियम परफ्यूजन इमेजिंग टेस्ट। रिलेटिवली ये हायर सेंसिटिव होता है ना, 95% ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ये टाइटेनियम जो है उसका यूज किया जाता है। थैलिडियम स्कैन हम इसमें कर सकते हैं। एक होता है मायोकार्डियल वाइबिलिटी टेस्ट जिसको हम पैट स्कैन के द्वारा करते हैं। कुछ अदर जो टेस्ट होते हैं उसमें होता है कोरोनरी एंजियोग्राफी, है ना, ये इन्वेसिव टेस्ट होता है। एक होता है सिटी एंजियोग्राफी, ठीक है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, सीबीसी कर सकते हैं, आरबीसी कर सकते हैं, लिपोप्रोटीन्स कर सकते हैं, लिपिड्स कर सकते हैं, हीमेटोक्रिट कर सकते हैं, एलएफटी कर सकते हैं, आरएफटी कर सकते हैं, इकोकार्डियोग्राफी कर सकते हैं, एक्सरे चेस्ट कर सकते हैं, ये हम लोग कर सकते हैं। अब मैनेजमेंट की जो बात करते हैं ना, अब मैनेजमेंट में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि सिम्टम्स जो हैं या जो बात कर रहे हैं कि मायोकार्डियल की जो ऑक्सीजन सप्लाई है इसको तो हमें बढ़ाना है, और डिमांड जो है उसको क्या करना है, हमें कम करना है। जो कॉम्प्लिकेशंस है उनको हमें खत्म करना है, रिस्क फैक्टर और कॉजेज को मॉडिफाई करना है। ये हमारे टारगेट होते हैं मैनेजमेंट के। तो सबसे पहले हम मेडिकल मैनेजमेंट में देखेंगे, सबसे पहले हम क्या देंगे, नाइट्रेट्स देंगे, है ना। नाइट्रेट्स या नाइट्रेट्स जो डेरिवेटिव होते हैं इसमें क्या हो सकता है, आइसोसोर्बाइड हो सकता है, डाइनाइट्रेट हो सकता है, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट हो सकता है, नाइट्रोग्लिसरीन हो सकता है, आइसोडिल हो सकता है, सोर्बिट्रेट्स हो सकता है ना। अब ये टैबलेट फॉर्म में भी उपलब्ध होती हैं, कैप्सूल फॉर्म में भी उपलब्ध होती हैं, ऑइंटमेंट फॉर्म में भी उपलब्ध होती हैं, और पैच और इम्प्लामेंट, है ना, इम्प्लांट्स या एम्पूल फॉर्म में भी उपलब्ध हो सकती हैं। ये हमारी मेडिसिन हैं। अगला है ऑक्सीजन थेरेपी हम दे सकते हैं भाई इसमें, ठीक है। अब नर्सिंग कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, नर्सिंग मैनेजमेंट जो है उसको देखते हैं हम लोग। तो इसमें इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन को असेस करेंगे मेडिसिन को देते टाइम। वाइटल साइन, ब्लड प्रेशर और पल्स को हम लोग मॉनिटर करेंगे, चेस्ट पेन को असेस करेंगे, ड्रग्स को एडमिनिस्टर करेंगे, है ना। और क्या देखेंगे, अब सबसीक्वेंट जो डोज हैं वो हम 3 दे सकते हैं, ठीक है। नाइट्रेट्स की कितनी डोज हम दे सकते हैं एक बार में, 3 डोज हम दे सकते हैं। और हमें जो वाइटल जो है वो सेफली साइड में अगर होते हैं हमें कंटिन्यू वाइटल्स को मॉनिटर करना है। दूसरी मेडिसिन का जो ग्रुप है वो है बीटा एडर्जिक ब्लॉकर्स। जो बीटा एडर्जिक ब्लॉकर्स है ना, ये सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को डिक्रीज करती हैं, सेलेक्टिव नॉन सेलेक्टिव होती हैं, बीटा 1 और बीटा 2 टाइप की पाई जाती हैं। ये दूसरा बात करें कि हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज करती हैं, बीपी है वो डिक्रीज करते हैं, डिमांड को डिक्रीज करेगी और लोड को डिक्रीज करेगी। कौन कौन सी दवाई होती हैं, ये एटिनोलोल होती है, प्रोप्रेनोलोल होती है, मेटाप्रोलोल होती है, टीमोलोल हो सकती है और लेबेटालोल हो सकती है। ये दवाइयां हैं। अब ये दवाइयां कुछ जगह कंट्राइंडिकेशन भी हो सकती हैं, जैसे अस्थमा वाले पेशेंट को हमें इन दवाइयों को नहीं देना है, सीओपीडी वाले पेशेंट को हमें इन दवाइयों को नहीं देना है। जिन पेशेंट में सीसीएफ कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर जैसी कोई कंडीशन है उन पेशेंट में हमें नहीं देना है, किसी में, बीटा एडर्जिक ब्लॉकर्स, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है ना, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दवाई या मेडिसिन जो है वो देंगे हम। ये इन्फ्लुएंस करेगी कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करने में काम आती है। अब इसमें एम्लोडिपिन हो सकती है, नेफेडिपिन हो सकती है, निकार्डाविया हो सकता है, नेफेडिपिन हो सकती है ना, डिपाइन हो सकती है। अब इन मेडिसिन के दौरान हमें क्या करना है, बीपी और कार्डियक आउटपुट को कंटिन्यू मॉनिटर करना है, राइट।
नेक्स्ट है एंटीलिपिडेमिक। एंटीलिपिडेमिक ऐसे सबस्टांस जो क्या करते हैं, लिपिड के सिंथेसिस को डिक्रीज करते हैं, उसके एग्रेशन को डिक्रीज करते हैं। तो क्या होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होगा, ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन सी दवाइयां हम दे सकते हैं, स्टेटिन वाली जो मेडिसिन है जैसे अटोरवास्टेटिन, रोजोस्टेटिन, लिवोस्टेटिन, ये मेडिसिन होती हैं। अगला एंटी प्लेटलेट ड्रग्स, ऐसी दवाइयां जो प्लेटलेट्स को क्या करती हैं, एडिशंस को रोकती हैं, है ना। तो कौन कौन सी दवाइयां हैं, इकोस्प्रिन, एस्प्रिन, टिप्लोडिपिन, क्लोपिडग्रेल, टी कार्जिलोर, है ना। ये मेडिसिन हम किस में देते हैं, ये मेडिसिन होती हैं एंटी प्लेटलेट्स। तो हम क्या करें, इन मेडिसिन के इफेक्ट और साइड इफेक्ट्स को कंटिन्यू मॉनिटर करना है हमें, ठीक है। अब कुछ सर्जिकल अप्रोच हो जाती है, सर्जिकल इन्वेसिव जो प्रोसीजर हैं उनमें हम क्या देखते हैं, पहला होता है PTCA, परकुटेनियस ट्रांसल्यूमिनर कोरोनरी एंजियोग्राफी। इसमें क्या होता है, रिपेयरिंग की प्रोसेस होती है कोरोनरी आर्टरी में। दूसरा होता है CABG, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, है ना, ये क्लासिकल सर्जरी होती है। नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट की हम लोग बात करते हैं। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, पेशेंट को आते ही रिसीव करेंगे। पेशेंट को क्या करना है, पेशेंट को रिसीव करना है कि भाई ये आइए, है ना, आपका स्वागत है। दूसरा हम क्या करेंगे, एश्योर करेंगे कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब हम यहाँ पे हैं, हम आपकी पूरी सेवा करेंगे, हम आपको ठीक करेंगे। अगला क्या करेंगे भाई, अगला हमारा टारगेट रहेगा कि ऑक्सीजन की जो डिमांड है, तो पेशेंट को हम पोजीशन दें, पोजीशन या तो हाई फाउलर या तो सेमी फाउलर, है ना। अब रेस्टलेसनेस कितनी कम होने वाली है उस हिसाब से हमें ये पोजीशन चूज करनी होती है। ऑक्सीजन डिमांड को कम करते हैं। अब क्या करेंगे कि सप्लाई जो है वो इंक्रीज करेंगे, तो ऑक्सीजन जो है 4 से 6 लीटर पर मिनट के हिसाब से नेजल मास्क से या नेजल प्रोंग से हम क्या करने वाले हैं, उसको ऑक्सीजन देने वाले हैं। अब बेसलाइन असेसमेंट करेंगे हम पेशेंट का कि चेस्ट पेन किस लेवल तक का है, कितना ज़्यादा है, वाइटल साइन कहाँ पे चल रहे हैं, सेफली साइड है नहीं है, SpO2 की कंडीशन क्या चल रही है, रेस्पिरेशन क्या चल रहे हैं, कॉन्शियसनेस में क्या कंडीशन है, इनको हम बेसलाइन डाटा बोल रहे हैं। अब एसोसिएटिव जो कार्डियोपल्मोनरी जो मॉनिटर है उसको हम अटैच करेंगे पेशेंट को, है ना, एस्टैब्लिश करेंगे IV पोर्टल, अरे कैनोला लगाएंगे, ब्लड का सैंपल लेने वाले हैं हम पेशेंट का, असेंबल करेंगे इमरजेंसी मेडिसिन, जो भी इमरजेंसी में काम आने वाली जो दवाइयां हैं उनको इकट्ठा करेंगे। जो मेडिसिन हैं डॉक्टर ने जो एडवाइस किया है हमें, उन मेडिसिन को हम पेशेंट को एडमिनिस्टर्ड करेंगे, नर्सिंग कंसर्न की बात कर रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, इफेक्ट और साइड इफेक्ट जो होता है मेडिसिन का, कि दवाई ने काम किया या दवाई ने काम नहीं किया, या दवाई ने काम के अलावा कुछ काम नहीं कर दिया, है ना, रिएक्शन वगैरह कुछ भी किया, उसको हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे, है ना। कंटिन्यू हमें मॉनिटर करना है, असेस्ड जो डाटा थे, है ना, वाइटल साइंस जो थे उनको हमें कंटिन्यू दोबारा से मॉनिटर करते रहना है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, इसके अलावा हमें देखना है, पेशेंट को ऑब्जर्व करना है किसी भी प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस के लिए। एंजाइना पेक्टोरिस हुआ है तो मायोकार्डियल इंफ्राक्शन हो सकता है या कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर हो सकता है उस पेशेंट में। और क्या करेंगे, कार्डिक आउटपुट या पेरिफेरल जो परफ्यूजन है, जो कंजेशन है लंग्स में या पेरिफेरल में, उनको हम क्या करेंगे, देखेंगे, असेस करेंगे, मॉनिटर करेंगे। लंग्स में अगर किसी भी प्रकार का कंजेशन हमें दिखता है तो हमें क्या क्या चीजें देखने को पड़ सकती हैं, लंग्स में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगा, डिस्निया देखने को मिलेगा, और क्रेकल जो साउंड है वो हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब पेरिफेरल में अगर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में क्या है, कंजेशन जैसा कुछ दिख रहा है हमें, तो एडिमा होगा, जुजुलार वेन में डिस्टेंशन हो सकता है, इफ्यूजन जो है ये वेनस वास्कुलर जो चैनल है हमारा, वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, इफ्यूजन, हमें एडिमा स्वेलिंग जैसा अपने को देखने को मिलेगा पूरे शरीर में, क्योंकि सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कंप्लीट होल बॉडी, राइट। अब असेस हम क्या क्या करेंगे, असेस करेंगे किसी भी प्रकार की जो पेशेंट की रिक्वायरमेंट है, इन्वेस्टिगेशन है, जो प्रोसीजर्स हैं उनको डिटरमाइन करेंगे पेशेंट की कंडीशन और कॉम्प्लिकेशन के अकॉर्डिंग। हम लोग असिस्ट करेंगे पेशेंट को किसी भी प्रकार की जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की जो प्रोसेस थे उसमें असिस्ट करेंगे, और जो थिंक है उसके बारे में क्या करेंगे हम लोग, इंस्ट्रूमेंटेशन है वो हम यूज करेंगे, रिक्वायर्ड जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो हम क्या करेंगे, उसको
देखेंगे, रिक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट्स को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। किसी भी जो प्रोसीजर है उसमें अगर जो यूज होने वाले थेरेपेटिक जो मेजर्स हैं उनको असेस करेंगे और असिस्ट करेंगे। अब पोस्ट एक्यूट और फेज में या क्रोनिक फेज में हम क्या कर सकते हैं पेशेंट को, देखो असेस करेंगे रिस्क फैक्टर को, कोज को और प्रेसिपिटेटर को, ऐसा करेंगे। हेल्थ एजुकेशन पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, असेस करेंगे कॉम्प्लिकेशन को, सीसीएफ या एमआई को। हम पेशेंट को डाइटरी जो है मैनेजमेंट है उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को क्या बोलेंगे कि भाई तेरे को नमक कम खाना है, कैलोरी कम खानी है, मतलब रोटी भी कम खानी है, सिंपल शुगर का प्रयोग कम करना है, सैचुरेटेड जो ट्रांस जो फैट होती है उनका यूज कम करना है, फ्राई जो चीजें हैं है ना वो चीजें कम खानी है, फिंगर फूड है ये भी नहीं खाना है, देसी घी है, काऊ घी है ये थोड़ा बहुत ले सकते हो, है ना, होल ग्रेन पल्सेज फ्रूट सलाद ये तुम खा सकते हो, नॉन वेजिटेरियन चीजें नहीं खा सकते हो, ठीक है। और योगा मेडिटेशन के लिए हम बोलेंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हम बोलेंगे, डिजीज और कॉम्प्लिकेशंस जो है और ट्रीटमेंट मेडिकेशन इसको बोलेंगे कि भाई अब दोबारा से जब भी आओ हॉस्पिटल में जरूर टाइम से दिखाते जाना। ऐसा हम बोलने वाले हैं किसी भी पेशेंट को, जिस पेशेंट को क्या हुआ था, एंजाइना पेक्टोरिस हुआ था, ठीक है। ये था हमारा एंजाइना पेक्टोरिस, क्या क्या चीजें इसमें हुई थी, कैसे पेशेंट को अफेक्ट हुआ था, क्या डायग्नोस्टिक एवल्यूशन किए थे, ठीक है। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।